हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल टॉक शो देख रहे सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारे ऐसे एक्सक्लूसिव टॉक शो में आज के हमारे मेहमान हैं गोवर्धन के शिक्षा जगत के दो महानुभाव, जिनमें से एक हैं विंदेश कुमार दीक्षित, जो यहाँ पर श्री जी गोवर्धन महाराज कॉलेज के चेयरमैन हैं और इनका एक गर्ल्स कॉलेज भी है। और इनके साथ ही बराबर में बैठे हैं नंद किशोर शर्मा जी, जो गोवर्धन रोड पर श्री सिद्धि विनायक महाविद्यालय है उसके चेयरमैन हैं। आपने यहाँ पर आकर शिक्षा जगत में अपना योगदान दिया है तब जबकि आपकी मुंबई में नौकरी लग गई थी, ये हम बता रहे हैं नंद किशोर शर्मा जी के बारे में। और जहाँ तक बात है दीक्षित जी की, तो आप भी गुड़गांव में इंजीनियर हो गए थे, लेकिन दोनों ही यहाँ पर आए हैं। और किस इरादे से आए हैं, क्या इनके उद्देश्य हैं, क्या ये पाए हैं, ये सारी बातें इनसे करेंगे समसामयिक सवालों के साथ। हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम। वेद जी, आप शुरुआत करें वार्ता की। धन्यवाद खत्री जी, आपका दोनों का ही स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, हम बात करेंगे यहाँ पर गोवर्धन की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम सवाल इस समय पूरे देश में खलबली मचाए हुए है। गुड़गांव में एक रेयन इंटरनेशनल स्कूल में जो एक 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की सनसनीखेज तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पूरे देश भर में इससे आक्रोश का माहौल है। वहीं अभिभावक डरे हुए हैं कि कैसे अपने बच्चों को, कैसे अपने कलेजे के टुकड़ों को विद्यालय भेजें। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप दोनों भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए महानुभाव हैं, किस तरह से देखते हैं स्कूलों में कैसे संभव हो जाते हैं ऐसे कार्य? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। छोटा बच्चा, हमें एक्चुअली मैं तो छोटे बच्चे नहीं पढ़ाता हूं, मेरे यहाँ तो बच्चे काफ़ी मेजर होके आते हैं। जी, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो किसी के साथ हो सकता है, लेकिन प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य होती है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं मानो उसे करना क्या है, कल होना क्या है। तो ये हम लोगों को ही देखना पड़ता है कि हमें हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं। अब 7 वर्ष का बच्चा, आप समझ लीजिए क्या हो सकता है उसके साथ। मुझे भी दुख है इस बात का। मैं आपको माध्यम से, चैनल के माध्यम से मथुरा जिले के सभी अभिभावकों के प्रति अपनी उसके बच्चे की संवेदना व्यक्त करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है बहुत गलत हुआ। तो क्या
कुछ किया जा सकता है इसको रोकने के लिए? क्या इंतजाम स्कूलों को करने चाहिए, कॉलेजों को करने चाहिए, जिससे आगे इस तरह के हादसे ना हो सकें? नहीं, हाँ, ऑफशोर डेफिनेटली स्कूलों को ही करने पड़ेंगे। बच्चा तो देखिए जिज्ञासु टाइप का है जी। अब उसे कोई नई चीज़ देखने को मिली, वह बाथरूम जा रहा है या घूमने जा रहा है, बाहर कोई खड़ा उसके मिलने चला गया, उसे ही नहीं मालूम क्यों जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है, उसकी निगरानी तो हमें करनी पड़ेगी। अभिभावकों कौन है, बच्चों को हमारे पास भेजा है तो हमें ही उनका ध्यान देना पड़ेगा। हम ही ध्यान नहीं देंगे तो अभिभावक पेरेंट्स ने तो हमारे ऊपर उनको छोड़ दिया, तो बच्चा नेचुरली हम ही ध्यान देना पड़ेगा। दीक्षित जी, वही सवाल, किस तरह के इंतजामात स्कूल कॉलेजों में किए जाएं इस तरह के हादसों पर रोक लगाई जा सके? या सीरियसली मैं भी एन के शर्मा जी से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटली जो गुड़गांव में हुआ है वो सिक्योरिटी लैप्सेस है और मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं उसमें आप ये कह सकते हैं सिक्योरिटी के प्रति उनकी नेगेटिव थॉट्स रहा होगा, या कुछ आप ये कह भी सकते हैं कि इसके दूसरे पहलुओं में कि उन्होंने सिक्योरिटी में, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लैप्स किया हुआ है। तभी ये ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। कभी भी हम जैसे बच्चे को भेजते हैं तो पूरा मैनेजमेंट का, पूरा प्रिंसिपल्स का, पूरे स्टाफ्स का यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे के साथ या किसी भी स्टूडेंट्स के साथ पूरी तरह से उसको देखे। इसीलिए सब मैनेजमेंट में आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में सिक्योरिटी सर्विलेंसेज यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि सीसीटीवी एक उसमें भी आप नेक्स्ट है, सब जगह लग भी रहे हैं, हमारे भी लगे हुए हैं, सब कॉलेजों में लग रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स भी बच्चे को घर से मॉनिटर कर सकता है। बट ओवरऑल ड्यूटी मैनेजमेंट की ही है। बहुत अच्छा लगा आपके जवाब सुनकर। यहाँ पर एक टिप्पणी करना मैं उचित समझ रहा हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है जब भी इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आती हैं तो जो प्रबंधन है वो अपना पल्लू झाड़ लेता है। साहब, हमारा उस बस वाले से क्या मतलब, बस वाले तो हम रखते हैं और उनको जो महीनेदारी है, जो किराया है, उनका शुल्क है वो गार्जियन देते हैं, तो वे खुद उनका परीक्षण करें, सत्यापन करें। आप आज इस मंच से, मैं मथुरा हूँ के मंच से ये कह रहे हैं कि ये प्रबंधन की जिम्मेदारी है और प्रबंधन से जुड़े हुए लोक शिक्षण संस्थानों के ये कह रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। आपको साधुवाद है। दीक्षित जी, एक सवाल, आपने अभी एक बात कही कि सीसीटीवी कैमरे विद्यालयों में लगे होते हैं। जिस स्कूल में ये हादसा हुआ वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जहां हादसा हुआ, जिस शौचालय में हादसा हुआ, उसके सामने का सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। तो सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्या उपाय होगा जब वो संचालित ही नहीं किए जाते हैं? तो इसमें डेफिनेटली वही है ना कि मैनेजमेंट उसमें कहीं ना कहीं मिसमैनेज कर रहा है। जब सीसीटीवी लगे हुए हैं तो डेफिनेटली उसको मॉनिटर भी करना होता है। अगर कहीं कहीं पेरेंट्स में ये सब चीज़ें, बेसिकली दीज आर द कोऑर्डिनेशन। अगर कभी कभी क्या होता है कि टॉयलेट में किसी ने सीसीटीवी लगा दिया, बच्चे कहते हैं कि टॉयलेट में आपने सीसीटीवी, टॉयलेट के बाहर मैं कह रहा था, टॉयलेट के गेट के बाहर जो रेंज में आ जाता है वहाँ वाला सीसीटीवी था वो अगर खराब है तो इसमें भी कहीं मैनेजमेंट खराब हो गया। कभी कभी कोइंसिडेंट ऐसा होता है वो लास्ट डे खराब हुआ था। ये कहना किसी चीज में डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट ये है कि सीसीटीवी लगा है तो वो मॉनिटर प्रॉपर होना चाहिए। जी शर्मा जी, इस घटना से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में भी सावधानी बरती जा रही है। पुलिस विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत स्कूल में जो कर्मचारी हैं, विद्यालय प्रबंधन उनका सत्यापन कराएगा, जो ड्राइवर हैं, जो उनकी गाड़ियां चलाते हैं, उनका सत्यापन कराया जाएगा। स्कूल के गेट पर एक गार्ड रखा जाएगा और जो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें विजिटर्स की डिटेल रखी जाएगी। और भी जो सावधानियां बढ़ती जाएंगी उसमें एक ये महत्वपूर्ण कदम है, जो शौचालय बनाए जाएंगे वो बच्चों के लिए अलग होंगे, स्कूल के कर्मचारियों के लिए, कॉलेज के कर्मचारियों के लिए अलग होंगे। कितनी सारी चीजें आपके महाविद्यालय में इनमें से लागू हैं या भविष्य में लागू होने वाली हैं? देखो गौतम जी, मैं आपको बता दूं, मेरे सामने गोवर्धन के हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं। मेरे महाविद्यालय की बच्चियां पढ़ रही हैं और शायद अभी पढ़ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूं। मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है, मेरी पत्नी भी कॉलेज देखती हैं, मेरे बच्चे जो जवान हो गए वो भी इसमें निगरानी रखते हैं। मैंने इस तरह से मैनेज किया है, क्योंकि मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो सोच है और कर्म है। यही सोच कर्म एक विद्यालय वाला रख लेगा तो ये घटना होगी नहीं। मेरा तो पहला ये है। रही बात शौचालय की, शौचालय मेरे पास भरपूर हैं और मानकों के अनुसार गर्ल्स का शौचालय करीब करीब मेरे हिसाब से 150 से 200 मीटर होना चाहिए, वो मेरे पास है जी। आप नाप सकते हैं मेरी दूती।
लेकिन क्या है, ये हमें आपको करना पड़ेगा, कोई सरकार नहीं करेगी। आप डीएम को दोष दें, नियम बना दें, उनकी आप धज्जियाँ उड़ा देते हैं, तो नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। ये तो आपको खुद ही सोचना, भाई ये बच्ची जो आज इनकी पढ़ रही है, कल वो मेरी बच्ची है, मैं अपनी बच्ची समझ के काम नहीं करूँ तो कैसे काम होगा? जी दीक्षित जी, वही सवाल, क्या इंतजाम जो गाइडलाइन जारी की गई है, कितने हैं आपके पास, कितने आने वाले समय में होने वाले हैं इनमें से? अब आने वाले जो हमारे एग्जिस्टिंग में, हम सब वही फॉलो करते हैं कि सिक्योरिटी सर्विलेंसेस करते हैं, और मेंटली क्या कि हम मैनेजियल उसे अप्रोच करते हैं कि वो ठीक ढंग से कार्यरत है कि नहीं। अगर मान लो हमने कोई पियोन को भी रखा या किसी ड्राइवर को रखा, ये तो हमारा खुद वैलिडेशन है कि हमने उसको प्रॉपर वैलिडेट किया है नहीं। अगर कहीं वो गलत तरीके से आ गया, पुलिस भी वेरीफाई करके उसका एक खाना पूर्ति कर देगी। एंड में अगर उसी ने कुछ कर दिया तो फिर इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ड्यूटी एंड ऑफ द डे वो मैनेजल पर्सपेक्टिव में आता है। जी दीक्षित जी, आपके 2 महाविद्यालय संचालित हैं, बहुत सारी समस्याओं का इनसे समाधान हुआ है। पहले क्षेत्र की जो बच्चियां थी उनको बाहर पढ़ने जाना पड़ता था, अब गोवर्धन में ही शिक्षा दीक्षा मिलती है। लेकिन एक सवाल अब ये उठता है इस तरह का, हमारे कॉलेजों में ग्रेजुएट्स की फौज तो तैयार हो रही है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, रोजगार परक शिक्षा की जरूरत है, या जो हम पाठ्यक्रम जो पढ़ा रहे हैं वो उनके अनुकूल नहीं है? इस जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है। बेसिकली जो करंट सिनेरियो पूरे इंटरनेशनल हो रहा है, ये उसी से रिलेटेड है। इसका पर्टिकुलर एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि इसकी चीज़ की वजह से बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स में, जो कि आज का डिमांडिंग है, टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बच्चा ये सोचता है कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद कोई सर्टिफिकेट ना करूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बच्चों को टाइमली कोई टेक्निकल स्किल्स उनको ओरिएंटेशन करना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से धीमे धीमे ये प्रोग्रेस पार्ट है। स्लो पॉइजन है, एजुकेशन तो स्लो पॉइजन है। अब आपको धीमे धीमे उसको उसके अपने क्रम में, और जो करंट में सिनेरियो हैं आईटी में, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो, आपको टेक्निकल स्किल्ड होना है, रादर देन कि एक क्वालिफिकेशन तो बेंचमार्क करेगी कि आपको पीछे क्वालिफाइड कितने हैं। एक बेंचमार्क तो है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन है कि 12th है या पोस्ट ग्रेजुएशन। देन आफ्टर आपका स्किल्स उसके लिए बहुत वैलिड पॉइंट होता है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा जारी है। मैं मथुरा हूं गोवर्धन स्पेशल में क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों से जुड़े 2 महानुभावों के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं हम। मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूं गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन, और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता गोवर्धन रोड, मथुरा, और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता, और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं, मैं मथुरा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और इस टॉक शो में आप सुन रहे हैं गोवर्धन क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों से जुड़े 2 महानुभावों को। दोनों ही निदेशक हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं वेद जी, दीक्षित जी और शर्मा जी हैं वार्ता में। हर जगह ये बात आम हो चुकी है कि शिक्षा पहले जहां रोजगार का साधन नहीं थी, वहीं अब इसमें रोजगार के साधन में तब्दील हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज प्रबंधन अपनी फीस से मतलब रखते हैं। क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पढ़कर कहाँ जा रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उससे उनका, आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों की मनोस्थिति बता रहा हूँ, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ से बच्चा पढ़ के जा रहा है, बेहतर भविष्य के लिए जहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की, तो उनकी थोड़ी सी जवाबदेही तय की जाए कि बच्चा पढ़ के कहाँ तक पहुँच सका? ठीक गौतम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बड़ा सूक्ष्म उत्तर आपको दे रहा हूं। आज देश में, पूरे हमारे मथुरा में नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, आज देश में समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है जी, अनएम्प्लॉयबल की है। जो स्ट्रक्ट हमारे पास जो आ रहा है उसे हम पढ़ा रहे हैं जी, वो उसे कितना ग्रहण कर पा रहा है। दूसरी बात,
पूरे देश में आप सुधार की बात करें तो मेरा कहना ये था 2010 में जब मैं कदम रख चुका था शिक्षा में, तो सुधार लाने के लिए हमें कक्षा 6 से कुछ चेंज करना पड़ेगा जी। लेकिन अब होता क्या है, एक ही लाइन में सब चल रहे हैं। जो आईटी बन रहा है तो सबको आईटी इंजीनियर बनने का शौक़ हो गया, एमबीए तो सब एमबीए करना है, सब उसमें एक साथ मिक्स हो गए, चाहे उसे एमबीए में इंटरेस्ट है अथवा नहीं है। तो अनएम्प्लॉयबल की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है देश में जी। जो समस्या है सबसे बड़ी ये है। अब इसे हम कैसे दूर करेंगे? भाई हमारे पास जो आ रहा है उससे हम पूछते हैं तू क्या बनना चाह रहा है, वो साहब मुझे टीचर बनना है, कोई कहेगा साहब मुझे ये बनना है, तो हम उसी तरीके से उसके कोर्स ऑफर्स करते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि कॉलेजों की सहायता से, स्कूल कॉलेजों की सहायता से बच्चों को नई दिशा दी जाए, उनको वो जो बनना चाहते हैं, समाज से जो उनको लगता है कि इसमें कामयाबी है, इससे बनने से जीवन यापन किया जा सकता है, वो बनना चाहते हैं। लेकिन क्यों ना आप उनको नई दिशा दें कि नहीं आप ये बनिए, इसमें ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा अच्छे नागरिक बन पाएंगे। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया मेरे साथ, लेकिन समस्या है हमारे पास बच्चा जब आ रहा है वो सब मजा हुआ आया पहले, उसको मोड़ने का काम तो आप कक्षा 6 से कर सकते हैं, जवान क्यों नहीं मोड़ सकते? जो तंबाकू खाना सीख गया, बीड़ी पीना सीख गया, उसे आप हम सुधार तो सकते हैं लेकिन मोड़ नहीं सकते, हमारी समस्या है। अब वो 6 वाला जो बच्चा होता है वो मासूम होता है, उसे फीलिंग्स भी होती है, उसे उत्सुकता भी होती है, तो वो हम बताएंगे तो जानने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास जो बच्चा है वो इंटर पास करके आया, इंटर पास में उसे जो माहौल वहाँ से मिला, वो क्या सुन के आ रहा है न्यूज़ में, वहाँ किसी के माध्यम से कि साहब मुझे तो पुलिस में नौकरी लग गई, मैं वही उतना बन जाऊँगा, ये पढ़ लूँगा तो पुलिस में मेरा नंबर आ जाएगा, रेसलर बन जाऊँगा, पहलवानी कर लूँ। तो हमारे पास तो वो स्टफ जो आ रहा है वो सब बिगड़ा हुआ समझिए, कहिए आप। शर्मा जी, एक सवाल आप दोनों से ही है, पहले सर आपसे है। यूपी बोर्ड में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें देहात क्षेत्र नकल के लिए बदनाम होता है, लेकिन पहले जो डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं होती थी उनमें ये हालात नहीं थे, लेकिन देहात क्षेत्र में अब ये देखा गया है कि डिग्री कॉलेजों में भी नकल के मामले सामने आते हैं। क्या कारण है सर इसके पीछे? क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को अपने? सर अब जैसे पुरानी सरकारों में जो हुआ उसके बारे में तो मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, पर लेटेस्ट पॉलिसी में अब यही है कि जैसे जिस बच्चे ने 12th नकल से कर लिया उसे वही फाइंड आउट करेगा कि मेरे को कहीं ना कहीं वो अप्रोच ऐसी मिल जाए कि मैं यही काम पैटर्न आगे चलूँ। जब वो 12th तक, जैसे सर ने भी यही कहा था कि 6 के बाद वो चीज़ नहीं मिल पाई, अगर उसका बेस वो अवेयरनेस 12th तक ही वो सही आए तो वो उसे नीड ही नहीं है अगली बार। ना ही डिग्री कॉलेज, कोई भी कॉलेज नकल के लिए, ये नहीं कि मैं नकल कराना चाहता हूँ, कोई कॉलेज नकल कराने में इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर रादर देन जैसे जो चल रहा है, अब सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम में काफ़ी चेंजेबल है, नकल पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। शर्मा जी, अब तो पैकेज भी तय किए जाते हैं फीस के साथ साथ, उसमें नकल का पैकेज भी जोड़ दिया जाता है, जिस तरह से लाइब्रेरी फीस का जोड़ा जाता है, बिल्डिंग फीस का जोड़ा जाता है, ट्रांसपोर्ट फीस का जोड़ा जाता है, उसी तरह से नकल का पैकेज भी जोड़ दिया जाता है। किस तरफ आखिर शिक्षा व्यवस्था जा रही है? गौतम जी, मेरे तो कभी किसी का एक चाय का दाग ही नहीं हुई। मैंने सर आपसे नहीं कहा। नहीं, मैं बता दूं आपको, मेरे महाविद्यालय में ना तो ऐसी कोई व्यवस्था है, सारे लोग गोवर्धन की सुन रहे हैं, बैठे हैं, महानुभाव बड़े परिचित हैं, ना तो मैं किसी से कोई लेता हूँ ना देता हूँ, ना मैं अपनी किसी की चाय का भी दाग ही नहीं हूँ। बता दो अन्य विद्यालयों में तो ये व्यवस्थाएं जारी हैं, चल रही हैं, ये तो बात आप मानते हैं कहीं ना कहीं? हाँ, मैं मानता हूँ। यदि वो ऐसा करके कर रहे हैं, नकल लेकर कराकर, पैसा लेकर के नकल लेकर करा रहे हैं, तो बहुत गलत है, वो नहीं करा। छात्रवृत्ति घोटाले के बड़े बड़े मामले सामने आते रहते हैं, आप दोनों से ही सवाल है, आखिर क्यों होता है ऐसा? जो बच्चे हैं जिन तक उनका हक पहुंचना चाहिए, जो सरकार पहुंचाती है, आखिर उन बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? उसको विद्यालय प्रबंधक व बीच में ही डकार जाते हैं। मैं जवाब दूं इसका? आप दीजिएगा। एक्चुअली मैंने तो ऐसा जिंदगी में सुना नहीं कि विद्यालय प्रबंधक या मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि 2000, शायद मेरे पास दीक्षित जी बैठे हैं, 2014 के बाद सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी स्कॉलरशिप और फीस की कि बच्चे के खाते में आती है पहले, आपको और बच्चा स्वयं उसको निकाल के विद्यालय को ट्रांसफ़र करता है फीस के रूप में जी। यदि बच्चा अपनी फीस क्यों दे देगा? आज के जब एक्सेस फीस तो सब बच्चे होशियार आते हैं, हमारे तो ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे आते हैं सब होशियार होते हैं, वो 1 रुपया हमें देना ज़्यादा नहीं देते हैं, तो आप तो ट्रांसफ़र की तो बात ही भूल जाइए। सर, हमारे सामने इस तरह के मामले भी सामने आए जहां बैंक प्रबंधन के साथ सांठगांठ करके बड़ी संख्या में खाते खोले गए फर्जी, जिनमें छात्रवृत्ति की राशि आई और जिसको डकार लिया गया। मैं किसी एक स्कूल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, कॉलेज पर आरोप नहीं लगा रहा हूं,
क्योंकि आप नुमाइंदगी करते हैं इस वर्ग की, और आपकी जानकारी में है ये सारी चीजें, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था ये सवाल। नहीं, मैं आपका इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे बार बार कि जो गलत करते हैं उनको कस के परिणाम ही गलत भुगतने पड़ेंगे। देखो बच्चों पर सर जाएगा, बच्चे एक दूसरे से कहेंगे कॉलेज बदनाम होगा, तो ना तो मैं गलत किसी को करने देता हूँ ना खुद करता हूँ, मेरा तो एक प्रिंसिपल है। आपके गोवर्धन क्षेत्र में ऐसे विद्यालय रहे हैं जो इसके लिए बदनाम रहे हैं? दीक्षित जी, ये क्वेश्चन तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो वो इसका अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि अब सर ने भी बोला 14 के बाद ये टोटली व्यवस्था चेंज हो गई है, सब ऑनलाइन हो गया, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन संभव ही नहीं है जी। तो जिन्होंने पहले किया अब ऐसे नहीं, अभी जीएलए के बहुत बड़े अधिकारी यहाँ से गए, उन्होंने भी बोला कि ऐसे गुप्ता जी कौन से हैं, तो वो तो अब किसी बारे में कुछ कह नहीं सकते सर। एक सवाल, और अब यहाँ पर एक सवाल इससे पूर्व की वेद जी करें, यहाँ पर दर्शक जो मौजूद हैं सुधी, वे अपना सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया आप अपना सवाल करें। पढ़ाई ना होके कॉमर्शियल, इतनी बड़ी एक कॉमर्शियल चीज़ बन चुकी है कि 6 क्लास में, 2nd क्लास में, 1st क्लास में एडमिशन लेने के लिए भी बच्चों को 10,000, 20,000, 30,000, बड़े बड़े, और मैं नाम लेता हूँ 2-3 कॉलेजों का, स्कूलों का, जैसे एग्जांपल एक बिड़ला स्कूल है हमारे यहाँ और रतन लाल है, ये सभी लोग सारे जो स्कूल हैं इनमें इतनी ज़्यादा फीस होती है। एक जो डिज़र्वेबल स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो इकोनॉमिकली नहीं इतने वो होते हैं तो वहाँ एडमिशन कैसे लें? आप लोग इतना ज़्यादा इसको कॉमर्शियल कर चुके हो पढ़ाई को। सवाल सर आ गया, इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपके यहाँ मान लीजिए कोई आपकी फीस देने के बच्चा काबिल नहीं है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं जो अपना बेहतर भविष्य के लिए आपके यहाँ पढ़ाई कर सके? और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए शिक्षा, लेकिन व्यावसायिकता हावी हो गई है शिक्षा जगत में। नहीं गौतम जी, मैं आपको बता दूं, पहली बार तो इन्होंने अभी सवाल किया था कि भाई 20,000, 10,000, हमारे यहाँ फीस ही 5 से 7,000 है, इससे ज़्यादा कोई फीस है नहीं है। BA BCom BSc में या PG में 10,000 होगी, 17,000 होगी, उससे ज़्यादा फीस ही नहीं है। पहली बात तो इसमें 2,000 एग्ज़ाम फीस है, उसी में से हमें खर्चे चलाने हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था हमें दिखी नहीं है। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं एक पूरे शिक्षा संस्थान की बात कर रहा हूँ। शिक्षा केवल आपसे रिलेट नहीं होती है। I would like to correlate, educate all kind of system where we have to take any kind of education. In this manner, we have take admission in 1st class, 2nd class, 4th class. We all of you know that nowadays is very typical to a rickshaw chalak who deserve their children is very deservable for studying in that kind of college, but he don't have sufficient money. So how would they apply in their college, apply in their schools? देखिए, मैं ग्रेजुएशन लेवल की तो बात कर सकता हूँ, इंटर तो मेरे को अनुभव नहीं है, मैंने नहीं चला इंटर से नीचे का, तो मैं आपको क्या जवाब? सर मैं पूछना चाहूँगा, आपके भी बेटे शायद इसको जवाब दे पाएंगे और ये बता पाएंगे। इनका मुख्य मुद्दा यही है कि शिक्षा जगत में चिकित्सा शिक्षा ये एक ऐसी चीजें हैं जो जन सामान्य के लिए बताई गई थी, जैसे खैराती अस्पताल होते हैं, जिला अस्पताल, और इसी तरीका से सरकारी विद्यालय होते थे शुरुआत में, तो निजी विद्यालय आ गए। तो जो शिक्षा की फीस का जो स्ट्रक्चर था पहले वो बहुत कम था, और अब चूंकि निजी विद्यालय आ गए तो व्यावसायिकता आ गई है, जबकि ये सेवा से जुड़े पेशे हैं। तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं रिसेंटली, आपको एक छोटा सा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी लंदन गया था, वहाँ 2 चीज़ें जो इन्होंने बोली थी, उसके आगे मैं इनको क्वेश्चन को भी पूरा वेरीफाई कर दूंगा कि वहाँ 2 ही चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। वहाँ टोटली दीज आर गोइंग फॉर ए गवर्नमेंट साइड। वहाँ कोई भी, आप इसीलिए देख सकते हैं कि लंदन में कितनी क्लीननेस है। ईच एंड एवरी पर्सन इज सेल्फ रेस्पॉन्सिबल। अगर गाड़ी चला रहा है तो वो हॉर्न भी नहीं देता, चाहे कितना भी ट्रैफिक जाम हो। ये एक अवेयरनेस है। अब यहाँ क्या है, अब ये इंडिया है, अब इंडिया में इतनी बड़ी पॉलिसी 70 साल में हुआ है, तो इट विल टेक सम मोर टाइम। अब जो इन्होंने बोला है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने भी 15 साल बहुत अच्छी जॉब की थी, 2 लाख रुपए की जॉब छोड़ के आया था। मैंने भी अपने हर्डल्स देखे हैं, बहुत ही
मतलब डाउन से डाउन में नीचे, मतलब हमारी पारिवारिक स्थिति थी कि बच्चे पे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, और पब्लिक स्कूलों का थोड़ा एक स्टैंडर्ड बन गया है कि इतना पैसा लेना ही है मंथली वाइज, चाहे वो बच्चा गरीब ही है चाहे उसके पेरेंट्स नहीं कर सकते। इसीलिए अब कुछ अवेयरनेस लोगों में आई है। आप सिटी में, मैं गाजियाबाद, मेरे बच्चे भी गाजियाबाद पढ़ते हैं, गाजियाबाद में और सिटियों में एक थोड़ी अवेयरनेस आई कि गवर्नमेंट इसमें कुछ करे, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट कर सकती है। कुछ बड़े बड़े लोग जैसे उद्योगपति हैं, जैसे आपने कभी नाम सुना हो सुपर 30 का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट IIT की कोचिंग देता है, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते, उनके पूरे वर्ल्ड में नाम है। सुपर 30 का आपने सबका नाम सुना होगा, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता है, IITian सुपर 30। तो आप ये सोच लिए वो खुद बंदे मैथमेटिशियन थे। यही एक अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को वेटेज करें। अब उन्होंने भी कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया तो दे आर टेकिंग मोर बेनिफिट्स। तो दीक्षित जी क्या, और एक और दर्शक हैं, आप कृपया बताएं क्या पूछना चाहते हैं अपने परिचय के साथ। एक प्रश्न तो आप मैं पूछना चाहता जो उसको अभी परिचय आपने के उठा दिया है, आज शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। दूसरा, जैसा कि गोवर्धन क्षेत्र में हमारे जो महान भाव बैठे हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अपने विद्यालय को चला रहे हैं। मेरी थोड़ी सी एक और गुजारिश है कि बच्चों की छात्रवृत्ति और परीक्षा परिणामों का लेट आना, ये 2 समस्याएं हैं और हैं, इन पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा रहेगा। परीक्षा परिणाम तो इनके हाथ में है नहीं तो कुछ ना कुछ तो और छात्रवृत्ति भी शायद समाज कल्याण विभाग से ही आती है, नहीं मिल पाती करती, तो क्या कारण, मतलब जब एक तरफ सरकार कहती है। अब आगे क्या जवाब आता है शर्मा जी से पहले सुनते हैं। अच्छा सुना। देखिए, मैं इसका बड़ा स्पष्ट जवाब दे दूं, इसमें कोई गोलमाल नहीं है। 2014-15 में आपको बता दूं, मैंने 53 लाख रुपया खोया है सरकार में। 53 लाख बच्चों का, ना तो मेरे पास फीस आई ना बच्चे को छात्रवृत्ति मिली। क्या हुआ उस समय, ज़्यादातर क्या हुआ कि सारे लेखपालों की हड़ताल हो गई और बच्चे अपना जाति आय प्रमाण पत्र समय पर नहीं ला सके। हमने आवेदन कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पुराने आधार पर जी। तो उन बच्चों को हमने पढ़ाया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से मैंने किसी ज़िंदगी खराब नहीं की। आपको बता दूं, मैंने बच्चे को एग्ज़ाम में बिठाया और उसे एग्ज़ाम दिलवाया जितना हो सकता था। जहाँ तक सैलरी भी टीचरों की 2 साल मैंने आपको बता दूं, मैंने लोन लेकर चुकाई। आपको बड़ी साफ बात बता, क्योंकि सरकार से मेरा पैसा ही नहीं आया, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। ना मैंने कोई कोर्ट केस किया, चाहता तो कर सकता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। बच्चे पास हो गए, निकल गए। दीक्षित जी और शर्मा जी, समय बहुत कम है, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, दोनों से ही है। क्या समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में गोवर्धन में, क्या उनका क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे समस्याओं का समाधान हो? क्या सपना है करने का आगे शिक्षा के क्षेत्र में? आपसे और आपसे बारी बारी से 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में बल्कि। सबसे पहले दीक्षित जी। जी दीक्षित जी। सर, मेरा तो अपना कोई एक पर्सपेक्टिव है कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है तो एवरी पर्सन इज सेल्फ एस्टिमेटेड, वो कुछ ना कुछ फिर तरीके को नज़र अलग सोचेगा, अलग उसके बारे में करेगा। हम अवेयर होंगे तो हम एजुकेशन भी अच्छी देंगे, अच्छे सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो वही हमारा प्रयास है कि कहीं सुपर 30 या कुछ ऐसा ही जो कि बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं पब्लिक स्कूल टाइम में, वो कहीं ना कहीं उसे फिल कर। आपने एक लाइन और कही थी, प्राइवेट सेक्टर, आप बाहर गए थे, अब्रॉड गए थे, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन नहीं थी जी। तो आप मानते हैं देश में ये व्यवस्था कर देनी चाहिए? नहीं, कर नहीं देने, हर देश का अपना एक सिमेट्रिक है, तो वो उस देश के पर्सपेक्टिव है। यहाँ डेमोक्रेसी है, तो यहाँ उनको जो अच्छे स्तर पर बैठे हुए तो दे विल एनालाइज मोर एंड मोर। वो भी लंदन जाते होंगे, उनको भी पता है कि प्राइवेटाइजेशन है, तो यहाँ के हिसाब से देखें, मथुरा के हिसाब से देखें, गोवर्धन के, थोड़ा एक कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा। जी शर्मा जी, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने कि शासन ने एक मापदंड निर्धारित कर दिया केंद्र सरकार ने कि भाई हम SC को देंगे, जनरल को नहीं देंगे, OBC को देंगे, SC को देंगे, OBC को पिछड़ी जाति वाले नहीं देंगे। तो ये तो सरकार जो निर्धारित करेगी उन्हीं का परिणाम आएगा। OBC जनरल में भी गरीब बच्चा है, जैसा अभी शर्मा जी कह रहे थे, भाई मैंने अप्लाई कर दिया, अब ना देना तो सरकार क्या बोली, मेरे पास कोटा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो शर्मा जी क्या कर लेंगे? भाई आएगा तो बच्चे खाते में आएगा। ये तो सरकार से आप रिक्वेस्ट करिए कि कुछ कोटा बढ़ा दें। गरीब जनरल में भी गरीब बच्चे हैं, OBC में इससे भी ज़्यादा गरीब होंगे, ऐसा नहीं सब SC में ही गरीब होते हैं। एक सेकंड मैं और लूँगा। भाई ने कहा था रिजल्ट का, अभी आप देखिए रिजल्ट हमारे हाथ में, सर ने बोला था, बिल्कुल ही नहीं है। अभी
नई सरकार आई है, नए बीसी साहब हैं आगरा यूनिवर्सिटी में, इन्होंने बच्चों के भविष्य के प्रति ऐसा है, पहले एक बच्चा फेल हो जाता था तो 2 में री बढ़ सकता था, 2-3 में बढ़ सकता था। शर्मा जी भी अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने ये खत्म कर दिया, एक बच्चा एक ही में री बढ़ेगा, क्योंकि ना तो एक कॉलेजों के हाथ में, ये तो शासन तय करेगा, शासन तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गोवर्धन को लेकर क्या सोच है आपकी? शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए आप महानुभाव हैं, तो आपके भी कुछ सपने होंगे, आप भी सोचते होंगे कि हमारा गोवर्धन ऐसा होता तो कैसा होता। देखिए खत्री जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मैंने गरीबी देखी है। मैं जतीपुरा का ही रहने वाला हूं, कहीं दूर का नहीं हूं, आपके बाजू के ही गांव का हूं। लेकिन ये बात की बात है कि यहाँ से जा कर के मैं बॉम्बे गया रोज़गार के लिए, और वहाँ मैं रोज़गार मुझे मिला, जो कमाया ज़िंदगी में 20-25 साल में, 25 साल बम्बई रहा, वो मैंने यहाँ एक विद्यालय खोला। इसलिए खोला, मुझे प्रेरणा मिली कि भाई बच्चे, उस ज़माने में जब मैं पढ़ता था KR डिग्री कॉलेज, बता दूँ आपको, तो मैं साइकिल से सुबह जाता था और शाम को साइकिल से वापस आता था। ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था की। तो मैंने उस प्रेरणा को लेकर महाविद्यालय खोला। मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, ना मुझे कोई इसमें प्रॉफिट है आज भी, और मैं तो उसी आधार को लेकर चला रहा हूँ कि भाई बच्चे कहीं दूर ना जाएं। उस समय लड़कियों को बेचते नहीं थे, आप भी जानते हैं, माहौल ख़राब था। सुबह का आदमी जाए शाम को वापस आएगा कि नहीं, ये भी स्थिति पहले भी थी, माँ बाप बेचते नहीं थे। तो हमें तो बड़ा इस बात का सौभाग्य है कि अब माँ बाप कम तो इतने जागरूक तो हो गए हमारे गोवर्धन में, हमारे क्षेत्र में, कि वो बच्चों को पढ़ाने हैं। आज मेरे पास स्ट्रेंथ लड़कियों की 2500 से ऊपर है, बता दूँ आपको जी। और दीक्षित जी, 2 लाइन में आप भी अपनी बात कह दीजिए, गोवर्धन को लेकर क्या सपना रखते हैं आप? सर, सबसे यही है कि अवेयरनेस आ जाए, और अवेयरनेस आ जाएगी तो डेफिनेटली बच्चों का भविष्य जो ग्रास रूट से है वो वहीं से बिल्डअप होके वो आगे मूव करेगा। और जो आगे होने वाले निकाय चुनाव हैं, उनके प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? कैसे प्रतिनिधि चाहते हैं आप? सबसे ये है कि यहाँ पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं, सबसे सफाई की और एक जो जाम की व्यवस्था रहती है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए। और यहाँ नुमाइंदे भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, हमारे मंत्री जी भी हैं, तो उनसे भी है कि वो उन्होंने तो देखा है गोवर्धन को किस लेवल पे गोवर्धन सफ़र कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको भी प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा और जनता को तो एंड ऑफ द डे लेना ही पड़ेगा। आप हमारे टॉक शो में आए, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नियो न्यूज़ के लिए मैं बस 1 मिनट, सर आप भी बहुत बड़े शायर हैं, मेरे बड़े भाई का एक शेर है और पूरी टीम के लिए समर्पित है। जी धन्यवाद। तेरी चाहत, तेरी आदत, तेरी बातों के सिवा जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी यादों के सिवा। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही महानुभाव हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे श्री जी गोवर्धन महाराज कॉलेज के चेयरमैन विंदेश कुमार दीक्षित और श्री सिद्धि विनायक कॉलेज के डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा। आपसे समसामयिक सवालों को लेकर हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम ने बातचीत की। उन सवालों के आपने बड़े सारगर्भित जवाब दिए और जो दर्शन आपने अपना रखा उससे आम जनमानस का जरूर भला होगा। और जो सक्षम लोग हैं, विभिन्न जो मुद्दे आज उठे हैं उनसे संबंधित वे आपकी बातों का संज्ञान लेंगे और कुछ न कुछ जनमानस के लिए अच्छा करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। तो आप देखते रहिए, नियो न्यूज़ जारी है। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
श्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।